हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज फिर हम लोग चल रहे हैं अपने उसी इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट करने। जो लास्ट 3-4 लेक्चर हम लोग ने पढ़े हैं उसमें से हमने आपको ये चीज़ पढ़ा है। सबसे पहले तो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंसी के बारे में बताया कि क्या चीज़ पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमारा काफ़ी स्ट्रांग होगा। उसमें मैंने आपको जीओसी के बारे में बताया, नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताया है, सिर्फ अभी पढ़ाया नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज़ बताया है कि आप क्या चीज़ पढ़ लें तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बेहद जानकार पुरुष माने जाएंगे या जो भी होंगे वो माने जाएंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा पाना, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके माइंड के साथ में खेलना है और कुछ काम करने नहीं है, आपको सिर्फ माइंड के साथ में खेलने हैं। आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने, तब जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल कर पाने में कामयाब होंगे। तो आज मैं लास्ट 3 लेक्चर से जो मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो आज मैं शायद कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि आज मैं फ्री रेडिकल के बारे में पहले उसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा फ्री रेडिकल के बाद में आपको कार्बोनाइन के बारे में। कार्बोकेटाइन तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो कार्बोनाइन पढ़ाऊंगा। तो अभी चल रहे हैं अपन पढ़ने फ्री रेडिकल के बारे में कि फ्री रेडिकल में क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे हम उस चीज़ को पहचानेंगे कि फ्री रेडिकल क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे उन सब चीज़ को हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे, अगर टाइम बचेगा आज ही तो हम लोग कर लेंगे कार्बोनाइन, नहीं तो फिर बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो काम कर रहे चल रहे हैं वो चीज़ सीखने के लिए चल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, और वो भी इंडक्टिव इफेक्ट में फ्री रेडिकल के बारे में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पढ़ने, किसके बारे में पढ़ने के लिए? फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल का मतलब क्या है और क्या क्या चीज़ होंगी इस चीज़ के अंदर, वो हम लोग पहले इस चीज़ को कवर करा ले। पहले देख लेना कि फ्री रेडिकल एक्चुअल में क्या क्या चीज़ है फ्री रेडिकल के अंदर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे मैंने एक लिखा, यहाँ पे एक कार्बन लिया, ठीक है। अब कार्बन से मैं डायरेक्टली अटैच करवा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको कार्बोकेटाइन पढ़ाया था। यहाँ पे लगा रहा हूँ P, इधर लगा रहा हूँ Q, इधर लगा रहा हूँ R। ये R कोई भी अभी कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, ये महज एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझा रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है। अभी ये आपको देखने हैं कि ये चीज़ क्या है। मैंने यहाँ पे अभी जो चीज़ बनाया कार्बन से रिलेटेड, मैंने 3 बॉन्ड बना दिए हैं। एक तो मैंने P से लगाया हुआ है, दूसरा मैं लगाया हुआ हूँ Q से, तीसरा मैंने लगाया हुआ है R से। तो P Q R से मैंने इनके बॉन्ड बनाए। अब मैं यहाँ पे एक लोग बना दे रहा हूँ, ये है लोग, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दे रहा हूँ। अब आप तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिया और किस तरीके से ये चीज़ बना हुआ है। यही चीज़ पहचान है फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल की एक्चुअल में पहचान ये है कि जैसे ऐसा कोई जो होमोलिटिक कंपाउंड हो। होमोलिटिक का मतलब होता है जो बराबर भागों में। अच्छा, मैं पहले वही चीज़ समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, आखिरकार कैसे आएगा फ्री रेडिकल आपका। तो पहले हम लोग वही पढ़ लेते हैं कि फ्री रेडिकल अपना क्या है। फिलहाल अभी तो यही चीज़ फिर से आएगा, मैं फिर से बताऊंगा आपको। अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे करके हम इस चीज़ को बनाएंगे। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे कुछ ये एग्जांपल मैंने आपको दे रहा हूँ। फिर से मैं यहाँ पे मैं P, इधर Q, इधर R, इधर मैं कोई ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने Z ले लिया है, ठीक है। मैंने लिया कार्बन से डायरेक्टली अटैच P Q R और फिर एक मैंने Z ले लिया। इसमें से कोई भी मैं मान लूँ मैं कार्बन और Z के बारे में अगर मैं बात करूँ, कार्बन और Z के बारे में अगर मैं बात करूँ और फिर आपसे पूछूं कि कैसे इस तरीके से यहाँ पे फ्री रेडिकल को क्रिएट करवाया जा सकता है, तो उसका एक सिर्फ सीधा एग्जांपल यही है, सीधा सा एक्सप्लेनेशन भी यही है कि अगर हम लोग क्या देखें कि अगर कार्बन एंड जो Z है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल नेग्लेजिबल हो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो, इनका जो अंतर हो 0.3 के अंदर में आ रहा हो, 0.4 के अंदर में आ रहा हो, तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएंगे, तब ये जो बॉन्ड टूटेगा इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन एंड Z के अंदर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आपका लगभग 0.4 के नीचे निकल के आ रहा है, 0.4 आपको ध्यान रखने हैं कि अगर इन दोनों का, आप ऐसे ये चीज़ कैसे पहचानेंगे,
जैसे सपोज करिए मैं कुछ ऐसा मान ले रहा हूं कि इनका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं मान रहा हूं, जैसे इनका जैसे 2 पॉइंट, इनका मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ 3 है और इनका मैं मान ले रहा हूँ कि 2.6 है। वो तो पाउलिंग स्केल से आपको पता चलेगा, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और फिर मैं बताऊँ कि अगर इन दोनों में अगर आप एग्जाम्पल देखिए तो दोनों में आपको ये चीज़ पता चलेगा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इनकी कम है, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो यही चीज़ होता है, ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो 3 - 2.6 इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएंगे, 0.4 निकल जाएंगे। या अपन ये चीज़ मान के चले 0.4 पे भी बहुत सारे बुक्स में लिखे हैं, लोचा है इसमें पंगे हैं, तो अपन लिख लेते हैं 0.3 के अंदर की। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2.7 में कर दूँ अभी अगर मैंने 2.7 अगर कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चीज़ डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, 0.3। तो ऐसे चीज़, ऐसे कंपाउंड, ऐसे एटम्स जिसमें उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के साथ अगर मेज़र किया जाए और कार्बन के साथ मेज़र करने पे उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर 0.3 के आसपास का निकल के आ रहा है, इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं हो, अब नेगेटिव तो नहीं होगा ना, नेगेटिव तो अगर होगा तो फिर बेकार है, फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव में कैसे जाएगा। तो यही चीज़ है, आपको ध्यान से देखने, अगर कार्बन और उससे जुड़े हुए एटम का जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे, अगर अपन ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस निकाला है अगर वो 0.3 के अंदर में निकल के आ रहे हैं, उससे कम में निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब अब ये क्या चीज़ बताएगा, इसका मतलब अब ये बताएगा कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड का ब्रेक होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अभी भले ही इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इनके टूवर्ड्स शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, उतना नहीं होंगे जैसे पहले हो जाते थे। पहले क्या होता था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इधर से गया है क्योंकि तो यहाँ पे आ जाता था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पर अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बहुत नेग्लिजिबल होगी, और क्या होगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इनका वाला इलेक्ट्रॉन इनके पास और इनका वाला इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाएगा। और अभी आप देखिए यही चीज़ जो इलेक्ट्रॉन एक ठो आगे इनका बैठ गया है, यही चीज़ है फ्री रेडिकल। आप फिर से देखिए, मैं थोड़ा बड़ा बना दूं कि ये कार्बन और जेड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैंने बताया कि अगर ये 0.3 से लेस में निकल के आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखना है कि तब यहाँ पे जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड जो डिसोसिएट होगा वो एक्चुअल में फ्री रेडिकल के फॉर्म में होगा। फिर क्यों, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसा क्यों होगा वो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको कार्बन और कार्बन से लगे हुए जो एटम हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे और उनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो 0.3 से, या मैंने अभी आपको बताया 0.4 से लेस में निकल के अगर आ गया तो उनके जो बॉन्ड की जो डिसोसिएशन होंगी वो फ्री रेडिकल टाइप के हो जाएंगे। यानी ये ऐसे बॉन्ड जहाँ पे उनका इलेक्ट्रॉन उनके पास और इनका इलेक्ट्रॉन इनके पास चला जा रहा है, इनको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिजन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, और जब होमोलिटिक फिजन होगा तो यहाँ पे क्या चीज़ निकल के आ जाएंगे, इनके पास इनका इलेक्ट्रॉन, उनके पास उनका इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा कि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है लगभग कार्बन और जेड का बराबर मान लिया जाएगा कि हाँ बराबर है, तभी तो इनका वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इनके पास और इनका वाला इलेक्ट्रॉन इनके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आगे चल के क्या बनेगा, यहाँ पे आगे चल के बनेगा कार्बन से यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वो वाला क्या हो गया, इनका वाला इन्हीं के पास में ही रह गया, तो अब हम लोग क्या बोल देंगे कि इनका इलेक्ट्रॉन अभी भी कहाँ पे है, इनके पास में है। तो ये चीज़ आपके हो गए फ्री रेडिकल बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ फ्री रेडिकल के बारे में, और क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्या क्या चीज़ें जानने चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया, इनके नियर बाई इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप ध्यान से देखना आप शुरू करेंगे तो नियर बाई इलेक्ट्रॉन इनका कहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे, एक ये वाला,
इधर एक और इधर एक, यानी इनके जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि इनका जो फ्री रेडिकल होते हैं उनके नियर बाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 4 नियर बाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं कार्बन से रिलेटेड बता रहा हूँ कि उनके नियर बाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा फ्री रेडिकल में 4 ही होंगे। हो सकता है नाइट्रोजन के एलॉन्ग बना हो, नाइट्रोजन के साथ बन गया हो, ऑक्सीजन के साथ बना हो फ्री रेडिकल, या किसी के भी साथ पे बना हो। मैं जस्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर कार्बन के साथ में फ्री रेडिकल बना तो कार्बन के नियर बाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखिए कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब वैसे भी आप यहाँ पे एक और चीज़ आइडिया लगा सकते हैं कि कार्बन नियर बाई 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन ने अपने एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करे और ना तो किसी से गेन करे हैं। और इस कंडीशन में ये कैसे हो जाएंगे, तो दूसरा पॉइंट यही है कि इनका पूरा का पूरा 4 इलेक्ट्रॉन इन्हीं के पास में पड़ा है, इसलिए कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रल होते हैं। यानी फ्री रेडिकल के ऊपर कभी भी आपको कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अपना क्या करे रहते हैं, पूरा का पूरा नियर बाई इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं। अब देखिए नियर बाई इलेक्ट्रॉन 4 है आउटर मोस्ट शेल में, यानी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी काउंट कर लीजिए। टोटल लिखेंगे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। तो ये कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, यानी फ्री रेडिकल आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होते हैं। पांचवा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखिए तो क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है और कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल कराने के लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, बट यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से ये कैसे हो जाएंगे, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पांचवा पॉइंट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे की बात मैं बता रहा हूँ इनको हटा के कि अभी क्या होगा। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने अभी तक जितना यहाँ पे बना था उसी को लेके मैंने आपको डेटा यहाँ पे दिया कि क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। नियर बाई इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के साथ साथ ये कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी हो जाएंगे। छठवां पॉइंट ये कि इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है इनको, और अगर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है यानी ये इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं अपने पास में रखना, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास में रखना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी होंगे। जैसे कि ये मान के चलेंगे, जैसे मुझे क्या चीज़ समझ में आया, जैसे मेरे पास मुझे एक गुड़िया को रखना है, मुझे कोई डॉल खरीदने हैं, इसका मतलब मैं डॉल से प्यार करता हूँगा तभी तो उसको मुझे लेने हैं ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि जैसे इनके पास अभी, अच्छा मुझे डॉल चाहिए क्यों, ये भी सवाल उठता है, क्यों चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है और मेरी खुशी उसी में है जब मैं डॉल ले लूँगा। ऐसे ही इनकी खुशी किसमें, इलेक्ट्रॉन ले लेने में। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, ऐसी स्पीसी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन, वैसे तो चार्ज होता है पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फाइल बोले तो लवर, तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। अब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी अनपेयर्ड है, यहाँ पे ये भी चीज़ देख लीजिए। मैं इस चीज़ को हटा दूँ नीचे का, अगर आप लोग कर लिए हो तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से हटा रहा हूँ, और आप लोग तब से नोट कर लीजिए इस चीज़ को। अब देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताया कि क्या हो गए,
इनके आउटर शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी अनपेयर्ड है। 7 तो अनपेयर्ड होगा ना, क्योंकि उसका तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी, एक तो अपना अनपेयर्ड हो जाएगा। तो ऐसे अनपेयर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनका जो मैग्नेटिक नेचर होगा वह कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये कैसे हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएंगे। अब इसके बाद में इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देख लें तो हाइब्रिडाइजेशन में 1 2 3 यानी इनके जो हाइब्रिडाइजेशन होंगे कैसे हो जाएंगे, sp2 हो जाएंगे। और sp2 होने के कारण इनका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो इनके अबाउट में याद रखने के लिए था कि आप क्या क्या चीज़ इसमें देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो यही चीज़ देखना था पहले कि फ्री रेडिकल बनते कैसे, वो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एटम के बीच का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, किसी भी 2 एटम के बीच का, किसी भी 2 बॉन्डेड एटम के बीच का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है अगर वो 0.4 से कम, 0.3 से कम निकल के आ रहे हैं तो उनका जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होमोलिटिक फिजन में आएगा। तो ऐसे फिजन को, ऐसे तरीके से जो बॉन्ड टूटेंगे वहीं से क्या चीज़ें निकल के आएंगे, फ्री रेडिकल। और यहाँ पे हम लोग कार्बन के अबाउट में बात कर रहे हैं, तो कार्बन के अबाउट में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, कार्बन वाला फ्री रेडिकल। और अभी हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी करना है और इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे इस चीज़ को कोरिलेट करना है वो भी आपको बताने हैं। तो क्या मैं इस चीज़ को हटा सकता हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर मैं हटा दूँ इस चीज को। अब तक आपने नोट कर लिया होगा, अब हटा दो इस चीज को। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दिखाना है, आपसे बात करनी है मुझे इस बारे में कि हम अभी क्या करें कि इस फ्री रेडिकल में आपको इंडक्टिव इफेक्ट का जो फंडा हो आप खुद से क्लियर करवा लो। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक कार्बन लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा P, इधर लिख दिया मैंने Q और इधर लिख दिया मैंने R। अभी ये भी मैंने बताया कि यहाँ पे एक इनका खुद का इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा जिसको ही हम लोग बात कर रहे हैं कि वो क्या है, फ्री रेडिकल है। अब अगर ये फ्री रेडिकल है तो हमें ये चीज़ बात करनी कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कैसा काम करेगा। अब आपने तो ये चीज़ पढ़ा है ना कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो 2 टाइप के आपने पढ़े, एक तो पढ़ा है प्लस आई, दूसरा पढ़ा है माइनस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर इन कार्बन चेन, ये क्या होगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम कार्बन चेन, है ना। आपको ये चीज ध्यान से देखने कि प्लस आई का मतलब जो होगा वो क्या होगा कि यहाँ से जो अगर ये प्लस आई है तो ये कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे उस चीज़ को। और अगर माइनस आई होंगे तो इलेक्ट्रॉन इनसे खींच लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कौन, प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देंगे तो इनकी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ये तो पहले से ही अनस्टेबल से और अनस्टेबल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। ऐसा क्यों होगा वो आपने अभी चीज़ देख लिया कि प्लस आई का मतलब होगा कि फ्री रेडिकल वैसे भी अनस्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करवाने के लिए अगर हमें उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो ये जो ग्रुप हैं इनका प्लस आई होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्लस आई नहीं होंगे, माइनस आई हो जाएंगे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेंगे, और अगर इन्होंने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल और ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ही इस चीज़ को समझ लीजिए
कि आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रट्टा मारना या ध्यान में रखना, इसको तो मैंने इस तरीके से बताया कि आपको रट्टा मारने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताया किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई, तो ये जो ग्रुप होंगे ये कमी को पूरा कराएंगे। अब अगर ये ग्रुप कमी को पूरा कराएंगे तो बेसिकली ये कैसे हो जाएंगे, सीधे सीधे इनके लिए एक रामबाण का काम कर जाएंगे, क्योंकि इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अगर इनके साथ जो ग्रुप लगे हैं उनका क्या होना जरूरी है, प्लस आई होना जरूरी है। तो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कराते हैं हम लोग पहले इसमें। एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग और अच्छे से देख लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग अप्लाई करवा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ अच्छे तरीके से। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बतानी है कि क्या होगा इनका। इन तीनों में अगर हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताना हो तो हम क्या चीज़ बता सकते हैं, बहुत आसान इनमें बता पाना। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये क्या है, इनका अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर से सिर्फ एक प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक प्लस आई लगेगा ना। ध्यान से देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन होगा, इनके नियर अबाउट सिर्फ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है इनसे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, इनसे 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो 3 कार्बन में आपको कार्बन क्यों गिनवा रहा हूँ, क्योंकि कार्बन कैसे हो जाते हैं आपके प्लस आई इफेक्ट का काम करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये सब प्लस आई का काम करेंगे। अगर ये प्लस आई का काम कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए सबसे ज़्यादा प्लस आई कहाँ पे लगेगा, इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है ना, और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक तरफ से प्लस आई लग रहा है। तो जो इनके स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, ये, क्योंकि प्लस आई जिसका ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। कैसे, ध्यान से देख लीजिए, फ्री रेडिकल में इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर चाहे तो ये दे दे, ये भी चाहे, इनके पास 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनके पास सिर्फ 2 तरीके से अपनी अनस्टेबिलिटी को पूरा करने का मौका मिल सकता है, और इनको तो सिर्फ एक ही, इनसे ये सिर्फ आस लगा सकते हैं इनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो 3 तरफ से हो सकता है ना कहीं से तो इनको मिल ही जाएगा। मान लीजिए कि ये मना कर दिया, ये मना कर दिया, पर ये वाला तो दे ही देगा। ऐसे तो यहाँ पे भी है, 2 तरीके से ये मांग सकता है, और यहाँ वाला सिर्फ एक तरीके से मांग सकता है। तो पहला एग्जाम्पल आपका यही है। दूसरा वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए, मैं कुछ लिख के भी यहाँ पे रखा हूँ एग्जाम्पल्स कराने के लिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने आपको दिया, इसमें अगर हमें बताना हो कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है और किसका प्लस आई इफेक्ट कम है तो हम किस तरीके से बताएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए कि कैसे हम बता सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें तो इनका प्लस आई, ध्यान से देखिए, ये भी देखिए, इधर एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इधर देखेंगे अगर यहाँ पे इनका अगर देखेंगे तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इनका देखेंगे तो एक कार्बन इधर, इनका और इनका दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो 2-2 कार्बन है। अब इनमें डिसाइड करना है कि किन में प्लस आई ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें CH3 ग्रुप लगे हैं, इसमें भी CH3 ग्रुप लगे हैं। अब इनकी प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो पॉसिबिलिटी होगी, मैंने आपको प्लस आई एंड माइनस आई में समझाया है कि इनसे तो कहीं ज़्यादा होगी, और अगर इनसे कहीं ज़्यादा होगी तो जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का वो होगा, पहले तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें तो 2 तरीके से, इसलिए ये वाले इनके बाद आएंगे और फिर ये वाला आ जाएगा। तो ये इनके एग्जाम्पल्स को करने के तरीके। और भी क्वेश्चन जैसे हम लोग कर लें,
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, इन तीनों में अगर हमें बताना हो कि किनका प्लस आई, किनका स्टेबिलिटी ऑर्डर किस तरीके से जाएगा और किनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इन फ्री रेडिकल्स में, तो आपने ये चीज़ पढ़ा है, मैंने आपको ट्रिक में दिया है माइनस आई वाले में। ये सब माइनस आई ग्रुप्स लगे हैं यहाँ पे, अगर आप देखिए ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई। अब आपको ये चीज़ देखना है कि कहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बताया था ट्रिक में, न फरहान, न ऋतिक, न हेमलता या न हम। तो यहाँ पे देखिए, न फरहान, न ऋतिक, न हेमलता। अब इन तीनों में देखेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर माइनस आई में तो फरहान का ज़्यादा होता है, फिर ऋतिक का होता है, फिर हेमलता का होता है। पर यहाँ पे आपने ये चीज़ सीखा कि माइनस आई तो इनकी स्टेबिलिटी को घटा देता है, क्योंकि ये तो फ्री रेडिकल है। अब अगर घटा देगा तो इनका उल्टा ऑर्डर चलेगा और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाले हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे। यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा ए बी सी में। पहले हम लोग बताएंगे कि सी वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, फिर बताएंगे ए वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। अब मैं हटा के इनके बात करूं, कुछ और क्वेश्चंस करवाऊं। अब अगर इन्हीं तीन पे अगर हमसे बात करी जाए, या चलिए डी भी मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया कोई डी ऐसे, अब इनमें अगर हम लोग से स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे कि किनका सबसे ज़्यादा होगा, किनका सबसे कम होगा। तो बेसिकली आप देखिए, आपको इसमें सबसे पहले प्लस आई और माइनस आई ऑप्शन में ढूंढने की, कहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, कहाँ पे माइनस आई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही एक अकेला ऐसे है जहाँ पे प्लस आई लगेगा, बाकी जितने भी हैं ये सब माइनस आई लगा रहे हैं, ये सब माइनस आई लगा रहे हैं। और अगर ये माइनस आई लगा रहे हैं तो उनमें कैसा ऑर्डर होगा, तो इनमें से सबसे अच्छा माइनस आई तो ये वाले होंगे, इनमें से सबसे अच्छा माइनस आई ये वाले होंगे, इनके बाद तो ये वाले होंगे और इनके बाद ये वाले होंगे। ये तो प्लस आई ठहरा ना, तो प्लस आई वाला स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर में किसका हो जाएगा, डी का। उसके बाद में हमें चुनना है कि इनमें सबसे कम माइनस आई वाला कौन है, तो कौन हो जाएंगे, सी वाले। अब इन सी वाले के बाद में कौन कम है इन दोनों में, तो ये आ जाएगा ए वाला, और ए वाले के बाद में कौन सा वाला आ जाएगा, बी वाला। तो आप देखिए इनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा आएगा डी सी ए बी। तो ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बेसिकली मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम लोग फ्री रेडिकल पढ़ेंगे तो फ्री रेडिकल में अगर हम लोग को स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखना है तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कौन और बढ़ा कौन सकता है। ध्यान से देखिए, अगर कोई फ्री रेडिकल स्पीसी है उनसे डायरेक्टली अटैच कोई ऐसा वाला एटम है जो माइनस आई है तो उनकी स्टेबिलिटी को घटा देगा, अगर प्लस आई वाला है तो उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। सिर्फ आपको इतना ही इसको देखना है और बहुत आसान है ये। और भी एग्जांपल्स अगर आप कहें तो मैं करवा सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको करवाऊँ,
अब देखिए यहाँ पे मैं जो आपका करवा रहा हूँ क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ठहरा CF3, इनमें सबसे अच्छा अगर आपको देखना होगा कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसमें पहले ऑप्शन में आपको ये चीज़ देखना है कि किस तरीके का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट आपने देख लिया कि यहाँ पे कैसा है, ये फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कौन, प्लस आई। तो प्लस आई तो सिर्फ इसी एक जगह के ऑप्शन में है, यहाँ पे ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है। अब ये वाला तो पता चल गया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला करवाएगा। अब इन दोनों में पता करना है, तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो इनकी माइनस आई इफेक्ट इनसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत अनस्टेबल करा देंगे इनके कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं पहले C, फिर B, फिर A। अब CBA में अगर आप ध्यान से देखिए तो इनका ऑर्डर जो होगा स्टेबिलिटी का, फ्री रेडिकल का, वो हो गया ऐसे CBA। तो बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सा तरीके से हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को किस तरीके से इंटरमीडिएट्स के अंदर लगाना है और कैसे काम कराने हैं। अब आगे हम लोग मिलेंगे अपने एक जो बचा है अभी कार्ब एनायन वाला, उसमें किस तरीके से फ्री रेडिकल और इंडक्टिव इफेक्ट को लगाएंगे, वो भी चीज़ हम लोग को सीखने हैं। तो अभी चलते हैं, अब आगे फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।